नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो सेकंड ग्रेड की जो है अपनी जो है कलाम की ऑफलाइन माइनर टेस्ट जो चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज, उसके जो है सॉल्यूशन चल रहे थे। पहला पूरा हो चुका था माइनर टेस्ट, दूसरे की 2 क्लासें हो चुकी हैं। 20 क्वेश्चन पर क्लास देखते हैं। अब 40 क्वेश्चन से देखते हैं अपन, 60 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज पूरे के पूरे साइकोलॉजी के क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन बताना है। ठीक है, व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन बताना है। और एक बात बता दूं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी जिनकी इतनी अच्छी नहीं है उनको बता दूं, साइकोलॉजी याद करने का तरीका वही है जो जीके को याद करने का है। बार बार पढ़ते जाओ, बार बार रिविजन करोगे तो जो है साइकोलॉजी आपके याद हो जाएगी। ठीक है, फिर व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन बताना है। और कुछ क्वेश्चन तो जो है नेगेटिव पॉजिटिव सेंस ही हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पहला ही इसमें गलत हो गया। ठीक है, असत्य बताना है और पहला ही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व जो है स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जो है आप मान लो कि किसी एक इंसान के साथ अच्छे हो और एक इंसान के साथ बुरे भी हो सकते हो दूसरे के साथ। ठीक है, आप जो है खुशी में अलग व्यक्तित्व नजर आता है, आपका दुख में अलग व्यक्तित्व नजर आता है। तो व्यक्तित्व जो है स्थिति के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो अपरिवर्तित नहीं हो रहता, परिवर्तित होता है। तो पहला कथन यह सत्य हो गया। बाकी कथन के बारे में थोड़ी सी हम जो है जानकारी ले लेते हैं। व्यक्तित्व जैविक के साथ पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होता है। बिल्कुल, पर्यावरणीय कारकों से मतलब है कि जो बर्फ में रहने वाले लोग हैं उनका व्यक्तित्व अलग होगा, ठंड में रहने वालों का। जो गर्मियों में जो लोग रहते हैं, ऐसे रेगिस्तानी में रहते हैं, उनका अलग होगा। समुद्र के किनारे रहने वालों का अलग होगा। एक देश से दूसरे देश में जाओगे तो भी व्यक्तित्व में अंतर मिलेगा। तो चाइना के लोग अलग टाइप के मिलेंगे, भारत के लोग अलग टाइप के मिलेंगे, श्रीलंका के लोग अलग टाइप के मिलेंगे। तो ये पर्यावरणीय कारक होता है। ठीक है, फिर है व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो बिल्कुल शारीरिक रूप से भी व्यक्तित्व, ठीक है, मोटा पतला लंबा छोटा सा, वो शारीरिक रूप हो गया। जन्मजात से कि कुछ चीजें जो होती है वो जन्मजात मिलती है अपने को। ठीक है, तो वो हो गया जन्मजात। फिर अर्जित, कुछ चीजें हम अर्जित करते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है वो उसने अर्जित किया, कोई टीचर है तो उसने वो अर्जित किया है। तो अर्जित गुण भी इसमें साथ में आते हैं। फिर है व्यक्तित्व में आंतरिक और बाहरी दोनों पक्ष समान रूप से समावेशित होते हैं। बिल्कुल, आंतरिक और बाहरी दोनों पक्ष होते हैं व्यक्तित्व में। बाहरी में जो है जो भी चीजें आपको जो है दिख रही है, आप व्यक्त कर रहे हो, वो सब बाहरी में आ गई। अंतर्मुखी जैसे लोग होते हैं जो अंदर से किस हिसाब के होते हैं, वो सारा का सारा जो है आंतरिक होता है। तो आंतरिक और बाहरी भी होता है। लेकिन अपने को जो है सत्य कथन बताना, असत्य कथन बताना था। तो असत्य कथन इसमें कौन सा हो गया आपके, जो है ऑप्शन ए की, क्योंकि जो है व्यक्तित्व परिवर्तित होता है। ये मैंने आपको बता चुका कि कैसे परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य प्रेक्षणों से बेहतर होती है, क्योंकि जो है व्यक्तित्व के मापन में जो प्रोजेक्टिव तकनीक है वो अन्य परीक्षणों से बेहतर क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, परीक्षार्थी को नहीं पता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। माना कि देखो इसमें क्या फायदा होता है वो मैं बता देता हूं कि देखो परीक्षार्थी होता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का अपने को जो है व्यक्तित्व जो है मापन करना है, उसको खुद को नहीं पता होता कि वो अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। तो इसी कारण जो है ये बेहतर जो है तकनीक होती है प्रोजेक्टिव तकनीक। अगर मान लो मुझे पता हो कि मेरा व्यक्तित्व का मापन हो रहा है, तो मैं जानबूझ के जो है ज्यादा अलग बनने की कोशिश करूंगा, एक अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। तो वो क्या हो गया, व्यक्तित्व की जो प्रोजेक्टिव तकनीक है वो इसलिए बेहतर है कि इसमें जो है परीक्षार्थी को खुद ही भी पता नहीं होता कि उस पर जो है व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है, उसके विचार भावनाओं को प्रकट कर रहा है, ये उसको पता नहीं होता। तो ये जो है परीक्षार्थी को जो है अपने विचार भावनाओं को प्रकट कर रहा है, ये पता नहीं होता, जिससे क्या बेहतर रिजल्ट आते हैं। ठीक है, उस खुद को पता होगा तो वो रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व संरचना इदम, अहम और पराहम ये किसने दी थी, किसने विकसित की थी। ये वही है आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो ये आपको पता है ये किसने दिया था, आईडी, ईगो, सुपर ईगो किसने दिया था, किसने दिया था ये सिद्धांत। तो ये सिद्धांत आपको पता है किसने दिया था, तो ये दिया था फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने ये दिया था, इदम, अहम और पराहम। ठीक है, जिनको इंग्लिश में आईडी, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। ये परिभाषा किसने दी।
अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार ये परिभाषाएं कैसे याद करें, कथन कैसे याद करें, किसने क्या कहा। तो देखो इसके लिए ये है कि आप कुछ चीजें याद रखो, बार बार पढ़ोगे। मैंने आपको बता दिया साइकोलॉजी याद करने की यही टेक्निक है कि उसको आप जीके की तरह बार बार रिवाइज करो। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करोगे तो आप 10 परिभाषाएं हैं तो उनमें से 7-8 तो आपको पता चलने लग जाए कि ये किसने कहा। और याद शुरुआत में कैसे याद करना आपको कि कुछ जो है बातों को पकड़ो। जैसे यहाँ पर एक तो पकड़ो मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, इतनी ही बात पकड़ो बस। क्या? मनोदैहिक गुण और गत्यात्मक संगठन किसका? व्यक्तित्व का। ये 3 चीजें पकड़ो। क्या? व्यक्तित्व है, मनोदैहिक गुण, गत्यात्मक संगठन, और जैसे ये नाम आए आप ऑल पोर्ट कर देना। ठीक है, ये ऐसे 3 चीजें जो है इनसे पकड़ ली अपन ने कि व्यक्तित्व के बारे में, मनोदैहिक गुण और गत्यात्मक संगठन किसने कहा है? ऑल पोर्ट ने। अब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि यार कि कैसे याद रहेगा, लेकिन जब आप मान लो कि 6-7 बार रिवीजन कर लोगे, बार बार रिवाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाम आते आप बोलोगे हाँ ऑल पोर्ट ने कहा है। तो ये ऐसे ही साइकोलॉजी याद होती है। अगला क्वेश्चन है, सही कूट बताना है कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपागम है। ठीक है, व्यक्तित्व के वर्गीकरण के कौन कौन से उपागम है? हिपोक्रेटस ने वर्गीकरण दिया तो बिल्कुल दिया, युंग ने वर्गीकरण दिया बिल्कुल दिया, सेल्डन ने दिया बिल्कुल दिया, क्रेसमर ने दिया बिल्कुल। तो 1 2 3 4 चारों होंगे। एक बात मैं बता देता हूं, सेल्डन और क्रेसमर है, इसने जो है व्यक्ति को जो है शारीरिक संरचना के आधार पर दिया था। किस पर? शारीरिक संरचना के आधार पर। शारीरिक संरचना के आधार पर जो है इन्होंने वर्गीकरण दिया था। और हिपोक्रेटस ने दिया था फ्लूइड के आधार पर, फ्लूइड या ह्यूमरस के आधार पर किसने दिया था? हिपोक्रेटस ने। और सेल्डन और क्रेसमर ने किसने दिया था? शारीरिक संरचना के आधार पर जो है दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑल पर्ट के अनुसार किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सी है? क्या बोला? ऑल पर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सी है? तो आत्म प्रतिवेदन मापन। तो किसके अनुसार? ऑल पोर्ट के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम विधि किसको माना गया है? आत्म प्रतिवेदन मापन को। ठीक है, ऐसी चीजें देखो मैं आपको बता चुका, बार बार पढ़ने से ही याद होगी। तो ऑल पोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आत्म प्रतिवेदन मापन। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रीट या सेकंड ग्रेड में किसी ना किसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आत्म प्रतिवेदन मापन है वो ऑल पोर्ट के अनुसार मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी प्रशिक्षित द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, उसके हाव भाव, शारीरिक भाषा को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में स्पष्ट हो रहा है क्या हो रहा है कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी प्रशिक्षित, यानी कोई जो है एकदम ट्रेंड हो उसके द्वारा जो है व्यवहार, उसके हाव भाव, शारीरिक भाषा को देखकर उसका, तो हम क्या कर रहे हैं? उसके हाव भाव देख रहे हैं, उसका व्यवहार देख रहे हैं, उसको जो है मतलब शारीरिक भाषा देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्रेक्षण। क्या हो गया? प्रेक्षण हो गया। ठीक है, प्रेक्षण कैसे हुआ? अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो ऑब्जर्वेशन, कोई सी चीज को ऑब्जर्व करना। हम ऑब्जर्व ही करते हैं ना, उसके हाव भाव को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी शारीरिक भाषा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन होने के कारण जो है इंग्लिश में देखते ही अपने को पता चल गया कि इसका क्या होगा। तो कई बार क्या होता है, इंग्लिश वाला काम आ जाता है। तो यहाँ पर देखो उसका व्यवहार देख रहे हैं, उसके हाव भाव और शारीरिक भाषा को देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करते क्या हो जाएगा? प्रेक्षण हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो है 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि जो सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक जो अवस्थाएं दी थी, सिगमंड फ्राइड ने जो है मनोलैंगिक अवस्थाएं दी थी, उनका सही क्रम क्या होगा? तो जो है सिगमंड फ्राइड ने सबसे पहले तो कितनी दी थी? 5 जो है मनोलैंगिक जो है अवस्थाएं दी थी। तो उनका क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आती है मुख्य अवस्था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आती है? मुख्य। ठीक है, मुख्य के बाद में आती है गुद्य अवस्था। क्या आती है? गुद्य अवस्था। गुद्य अवस्था के बाद में आती है लिंग अवस्था। ठीक है, लिंग अवस्था के बाद में आती है सुप्तावस्था। ठीक है, सुप्तावस्था के बाद में आती है आपकी जनन अवस्था। ठीक है, जनन अवस्था। ये क्या है? 5 दी थी। मुख्य के बाद में गुद्य के बाद में लिंग के बाद में सुप्तावस्था, फिर जनन अवस्था। तो अब देखो इन ऑप्शन में देखो 4 दिया, तो 4 का क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले क्या आती है? मुख्य। तो मुख्य तो आपकी सब में ही है। ठीक है, उसके बाद आती है गुद्य। तो गुद्य इसमें नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि बाकी 3 में गुद्य के बाद में लिंग अवस्था आती है, लेकिन लिंग अवस्था जो है सिर्फ इसमें ये रही लिंग अवस्था, बाकी में ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। और ये भी क्या हो गया? गलत। तो देखो
अवस्था, गुदी अवस्था, लिंग अवस्था, और उसके बाद आती है सुप्त अवस्था, और उसके बाद आती है जनन अवस्था, सबसे लास्ट में आती है जनन अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे याद नहीं होगा, बार बार पढ़ोगे तो ही याद होगा। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखो अब आपको, देखो निम्नलिखित में से केटल द्वारा व्यक्तित्व के गुणों व विशेषकों के कितने प्रकार दिए गए। तो देखो केटल की जो 16 पीएफ प्रश्नावली आपने देखी होगी, 16 पीएफ प्रश्नावली किसकी थी, केटल की। तो आप उत्तर कर दोगे 16, लेकिन ये गलत है। उत्तर होगा इसका नंबर 3 2। क्यों? क्योंकि 16 तो इसने शील गुणों की संख्या बताई थी। क्या बताई थी? शील गुणों की संख्या 16 बताई थी। शील गुणों की संख्या 16 बताई थी। लेकिन जो यहाँ पूछा गया गुणों की संख्या नहीं पूछा, प्रकार पूछा है। प्रकार 2 बताया था। एक तो क्या है, मौल जो है मौलिक या मूल प्रकार, ठीक है। एक तो मूल और एक होता है अर्जित, ठीक है, या सुप्त, ठीक है। एक होता है मूल और एक होता है सुप्त, ठीक है। मूल प्रकार और सुप्त प्रकार, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। शील गुणों की संख्या बताई थी 16, लेकिन प्रकार 2 बताए थे, सुप्त गुण और मूल गुण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। कितने प्रकार बताए केटल ने? 2। और शील गुणों की संख्या कितनी बताई? 16। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक रूप से स्थिर, तनाव मुक्त, समायोजित करने वाला एवं सामान्य उपलब्धि की योग्यता रखता है? तो टाइप बी प्रकार का, ठीक है। टाइप ए बी सी वाले जो आपने देखे होंगे व्यक्तित्व के प्रकार, नहीं पढ़े तो आप जरूर पढ़ने। तो टाइप बी वाले क्या रहते हैं, ये तीनों को ध्यान रखना है, ए वाले सी वाले, ठीक है। तो टाइप बी वाले क्या रहते हैं? तनाव मुक्त, स्थिर, समायोजित और सामान्य उपलब्धि योग्यता वाले। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कार्ल युंग का वर्गीकरण बहिर्मुखी व्यक्तित्वों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं उनकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ के आप देख सकोगे, जो ऑप्शन पढ़ते ही उत्तर आ जाएगा। नहीं पूछा है तो सामयिक द्वंद्वों से पलायन, रूढ़िवादी तथा आत्म केंद्रित। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आत्म केंद्रित हो और जो है संवेगात्मक द्वंद्व से पलायन कर दे? ये तो बहिर्मुखी नहीं, ये हो गया अंतर्मुखी। देखो पढ़ते ही पता चल गया, अंतर्मुखी होगा तो आत्म केंद्रित होगा, और आत्म केंद्रित होगा तो बहिर्मुखी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 ही इसका सही उत्तर हो गया। असत्य बताना था, विशेषता नहीं है वो बताना था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं। बिल्कुल, जो बहिर्मुखी है बहुत बातें करते हैं, बहुत जो है घुलते मिलते हैं, तो वो सामाजिक जीवन में बिल्कुल जो है समाज में ज्यादा भाग लेते हैं, अपनी भावना को आसानी से अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल, जो आसानी से अभिव्यक्त करेगा तो बहिर्मुखी होगा, जो मन में रखा होगा अंतर्मुखी होगा। यथार्थवादी, आशावादी, सामाजिक और जो है खुश मिजाज होते हैं। तो बिल्कुल, तो ये तीनों तो सही हो गए, लेकिन आत्म केंद्रित नहीं होते। आत्म केंद्रित होता है अंतर्मुखी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से जो है शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने नहीं दिया? किसने नहीं दिया पूछा है। तो मैंने अभी जो एक क्वेश्चन आया था ऊपर बोला था ना, क्रिस्मर और शेल्डन ने जो है शारीरिक गुणों के आधार पर दिया था। तो इन दोनों ने तो दिया था, लेकिन हिपोक्रेटस ने किस पर दिया था? फ्लूइड। किस पर? फ्लूइड या फिर ह्यूमरस, जो अपने होते हैं ना पात, रस, पित्त, कफ, वो उसके आधार पर दिया था। तो फ्लूइड और ह्यूमरस के आधार पर हिपोक्रेटस ने दिया था। और तो इस जो है व्यक्ति का जो वर्गीकरण है वो शारीरिक गुणों के आधार पर शेल्डन और क्रेस्मर ने दिया था। तो इसने नहीं पूछा है, तो किसने नहीं दिया? हिपोक्रेटस ने नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है कि वह विधि जिसमें पागल व्यक्ति व छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वह विधि बतानी है जिसमें स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो वह विधि कौन सी होगी जिसमें स्वयं की जो है क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो अंतर्दर्शन होगी। नाम से ही पता चल रहा है। तो ऐसे जो है साइकोलॉजी में मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं। जैसे एक तो ऊपर वाला हुआ था कि अंतर्मुखी होते हैं तो आत्म केंद्रित होते हैं, वो हो गया। एक ये हो गया कि स्वयं की क्रियाओं का, तो खुद का अंतर्दर्शन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, ठीक है। व्यक्तित्व, अगर अपने को किसी का व्यक्तित्व का सही मापन हो जाए, व्यक्तित्व का पता चल जाए, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। ये बात किसने कही? इंपॉर्टेंट बनती है, ध्यान रखना। तो किसने कही? केटल ने। किसने कही? केटल ने। केटल ने क्या कहा कि व्यक्तित्व का अगर पता है अपने को, तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसे कार्य करेगा। अगला
अगला क्वेश्चन है समाज मिति परीक्षण के जन्मदाता। अब देखो ये मेरे को जो है लगभग 2-2.5 साल हो गए साइकोलॉजी को छोड़े हुए, फिर भी मेरे को याद है। तो ये याद कैसे होती है? बार बार पढ़ने से। तो अब ये आप ये मत सोचना यार मेरे तो याद ही नहीं है, बार बार पढ़ोगे तब याद होगी। सामाजिक मिति परीक्षण के जन्मदाता है मोरेनो, JL मोरेनो। ठीक है, कौन है? JL मोरेनो। तो ये इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, प्रश्नावली विधि के कौन है? वुडवर्थ। कौन? प्रश्नावली विधि के। ठीक है, प्रश्नावली विधि के कौन है? वुडवर्थ। केटल किसके हैं? 16 PF प्रश्नावली। 16 PF प्रश्नावली विधि के कौन है? केटल। ये सिद्धांत किसने दिया था? 16 PF प्रश्नावली केटल ने। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ और JL मोरेनो है, उसकी कौन होगी? समाज मिति। ठीक है, फिर है व्यक्तित्व के पंचकारक सिद्धांत का पक्ष नहीं है। तो ये भी आपको एकदम अच्छे से याद करना है। पंचकारक सिद्धांत तो सबसे पहले तो ये दिया किसने था? तो दिया था पॉल कास्टा ने। किसने? पॉल कास्टा ने दिया था। ठीक है, पॉल कास्टा ने दिया था। और इसका सिद्धांत का पक्ष कौन सा नहीं है? तो इसका कौन नहीं है? मन स्थापिता। और एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप जो है साइकोलॉजी को अगर कुछ चीजें इंग्लिश में याद कर सको तो इंग्लिश में भी याद कर लेना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे ये सहमतिशीलता, मनस्थापिता, इनको इंग्लिश में भी याद कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो पक्ष कौन सा नहीं है? मनस्थापिता नहीं है। सहमतिशीलता बिल्कुल पक्ष है। अनुभव का खुलापन है। बहिर्मुखता है। पूरे 5 कारक है तो 3 कारक तो ये हो गए, सहमतिशीलता, अनुभव का खुलापन, बहिर्मुखता, और 2 हो गए। एक हो गया तंत्रिका। 1 मिनट, क्या हो गया? ये नहीं है। ठीक है, उत्तर तो इसका नहीं पूछा तो ये हो गया। बाकी सहमतिशीलता, अनुभव का खुलापन, बहिर्मुखता तो होता है। इसके अलावा होता है तंत्रिका समित, तंत्रिका तापिता। एक होती है तंत्रिका तापिता, क्योंकि पंचकारक में 5 कारक होंगे, 3 तो ये है। एक होता है तंत्रिका तापिता और एक होता है अंतर विवेकशीलता। क्या होता है? अंतर विवेकशीलता। तो ये 5 कारक होते हैं। कौन कौन से? सहमतिशीलता, अनुभव का खुलापन, बहिर्मुखता, तंत्रिका तापिता और अंतर विवेकशीलता। मनस्तापिता नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 बोल रहा है कि एक बालक इंडिपस मनोग्रंथि का समाधान करने में निष्फल हो जाए और समान लिंग के माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव करे तो बालक युक्त दिशा के पीछे कारण क्या है? स्थिरीकरण। ठीक है, ध्यान रखना, ना ही तदात्मीकरण ना समायोजन है। कौन है? स्थिरीकरण। तो एक बालक जिसकी इंडिपस मनोग्रंथि का समाधान करने पर वो निष्फल हो जाए, मतलब इंडिपस मनोग्रंथि को जो है अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए और समान लिंग के माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव करे तो वो बालक जो है, इसके कारण क्या है? स्थिरीकरण इसका पीछे का कारण है। इसको अलग से नोट कर लें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब इनका देखो नाम ऐसे याद नहीं रहता, तो आपको इंग्लिश नाम याद रखना है। इनका इंग्लिश नाम क्या आता है? थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। इसको TAT कहते हैं। टाट याद रख सकते हो या TAT याद रख सकते हो। तो TAT का क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको कहते हैं टाट। और TAT में कुल 31 कार्ड होते हैं। तो बिल्कुल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 कार्डों पर चित्र होते हैं और 1 कार्ड खाली होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है टाट में कितने कार्ड होते हैं, तो आपको ऑप्शन अगर 31 ना दिया हो तो 30 ही करके आना है। ध्यान रखना, 30 ही करके आना है। अगर 31 ऑप्शन नहीं दिया है तो 30 कार्ड होते हैं, जिसमें से 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 कार्ड तो चित्र वाले होते हैं और 1 कार्ड खाली होता है। और कई बार ऑप्शन में 30 जो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं और 30 दिया होता है, 31 नहीं दिया होता, तो 30 ही करके आना है। ठीक है, ये परीक्षण 4 चरणों में होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ 3 चरणों में होता है। ठीक है, पहले चरण में 10 कार्ड, दूसरे चरण में 10 कार्ड, ठीक है, और तीसरे चरण में साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 चरणों में। टेट का भारतीय संस्करण BK पासी ने दिया था, तो ये भी नहीं दिया था। किसने दिया था? उमा चौधरी ने। टेट का भारतीय संस्करण है, जो है संस्करण है, वो किसने दिया था? उमा चौधरी ने। तो ये भी गलत हो गया। फिर टेट व्यक्तित्व को मापने की प्रयोगात्मक विधि है, तो ये भी गलत है। कौन सी विधि है ये? तो ये है प्रक्षेपी विधि। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या पूछा है? सही व्याख्या कौन करता है? तो सिर्फ पहला ही करता है। ठीक है, 30 कार्ड होते हैं, 30 रंगीन और 1 खाली, और इसके 3 चरणों में होता है, 4 में नहीं होता। और इसकी जो है भारतीय संस्करण है, इसका उमा चौधरी ने दिया था और BK पासी ने नहीं दिया। और ये प्रक्षेपी विधि है, ना कि प्रयोगात्मक विधि है। तो ये पहला इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 है कि रोरसा शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो अब पता है आपने व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं, तो व्यक्तित्व के मापन के लिए ही किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व मापन के लिए। तो केवल 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि रोरसा शाही धाबा परीक्षण है, इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? टेट में 30 होती है और 1 जो होता है खाली होता है, टोटल 31 होते हैं। तो जो रोरसा शाही धाबा है, इसमें जो होता है आपके कार्डों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 में 5 तो होते हैं काले व सफेद,
काले व सफेद, यानी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं 5 कार्ड। ठीक है, 5 कार्ड तो क्या होते हैं आपके ब्लैक एंड व्हाइट, 2 होते हैं लाल, 2 होते हैं लाल, और बचे हुए 3 होते हैं रंगीन, यानी रंग बिरंगे होते हैं जिन पर अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है, तो 5 काले सफेद, 2 लाल और 3 रंगीन, टोटल कितने कार्ड होते हैं 10। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हम बाकी अगले 20 क्वेश्चन है वो अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो विषय आत्मबोध परीक्षण वो यही है, टाट। टाट किसने दिया था, मॉर्गन व मूरे ने, बिल्कुल सही है, मॉर्गन व मूरे ने दिया था। फिर बालक आत्मबोध परीक्षण, ठीक है, इसको कहते हैं केट, क्या कहते हैं, केट। और केट में बालक आ रहा है तो बालक से बेलक हो गया, ध्यान रखना, बालक से क्या हो गया, बेलक, ये तो एकदम याद रह जाएगा आपको। और वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया था, पाइन व टेंडलर ने, पाइन व टेंडलर ने, तो ये गलत हो गया। तो सही पूछा है तो सही सिर्फ केवल 1 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। उम्मीद है कि आपकी समझ में आएंगे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। अपना माइनर टेस्ट 2 चल रहा है, अगले 61 क्वेश्चन से लेकर जो है 80 क्वेश्चन तक अगले वीडियो क्लास 4 में देखेंगे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।